है ना? चलिए ठीक, और नीचे ठीक है ना? हाँ, मेरा साउंड बहुत क्लियर है, मेरा आवाज़। हेलो, आ रहे सर? चलिए, सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो किए थे उसको रिवाइज करते हैं, है ना? पिछले क्लास में आपको बताया था कि खातों के प्रकार, है ना? खातों के प्रकार में आपको 3 टाइप के प्रकार बताया था, है ना? इसको इंग्लिश में आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, है ना? इसमें आपको 3 टाइप के खाते, एक बताया था व्यक्तिगत खाता, है ना? दूसरा बताया था वास्तविक खाता, तीसरा बताया था नाम मात्र खाता। इंग्लिश में इसको जो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 टाइप के खाते। पर्सनल अकाउंट कहने का मतलब जिसमें किसी भी नेम ऑफ पर्सन का नाम आएगा वो पर्सनल अकाउंट है। नेम ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों का नाम। व्यक्तियों के नाम को भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक आपका होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब प्राकृतिक व्यक्ति, है ना? प्राकृतिक व्यक्ति। दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्ति। तीसरा होता है प्रतिनिधि व्यक्ति। 3 टाइप के खाते। प्राकृतिक व्यक्ति मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 टाइप के खाते, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। व्यक्तिगत के अंदर प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधि। प्राकृतिक व्यक्ति मतलब जो प्राकृतिक है, जैसे कोई भी नाम ले सकते हो आप, राम, गोपाल, मोहन, सोहन, जो भी आपको नाम लेना है आप अपना नाम भी ले सकते हैं। आर्टिफिशियल के अंदर कोई भी आप कंपनी, फर्म, है ना, कोई भी आपका सोसाइटी, है ना, ये सब आपका आ जाएगा। इसके अंदर आपका कैपिटल मतलब पूंजी, है ना, आहरण, ड्राइंग्स, है ना, आपका आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त, ये सब आपके जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद आपका वास्तविक खाता। वास्तविक खाते के अंदर आपके 2 टाइप होते हैं। एक आपका टेंजिबल मतलब मूर्त, है ना, टेंजिबल मतलब मूर्त जो दिखाई देते हैं। एक इनटेंजिबल, हाँ, जो दिखाई नहीं देते, इसको बोलते हैं अमूर्त, है ना। मूर्त के अंदर आपका भूमि मतलब लैंड, भवन मतलब बिल्डिंग, है ना, प्लांट, ये सब जो है आपके दिखाई देते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो सारी चीज आपके जो है वो टेंजिबल अकाउंट में आते हैं, है? उसके बाद आपके इंटेंजिबल, जिसको सिर्फ देखा जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे आपका ख्याति, गुडविल, पेटेंट, है ना, कॉपीराइट, ये सब जो है वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपका 2 खाते होते हैं, जिसको अपन लोग आय और व्यय, आपका इनकम और एक्सपेंसेस, आय और व्यय। इसके अंदर आपका ब्याज, वेतन, कमीशन, बट्टा, है ना, इंटरेस्ट कहते हैं ब्याज को, वेतन मतलब सैलरी, कमीशन को कमीशन कहते हैं, है ना, और हिंदी बोलोगे तो वर्तन होता है। बट्टा मतलब डिस्काउंट, है ना। तो ये 3 टाइप के खाते। तो पहले आपको
खातों को पहचानना रहेगा और उसके नियम लगाने रहेंगे। तो उसके नियम के लिए आपको गोल्डन रूल बताया गया था। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट हाँ, एवं देने वाले को क्रेडिट। व्यक्तिगत खाता, पाने वाला व्यक्ति विकलन, व्यक्ति विकलन, और देने वाला व्यक्ति समाकलन, देने वाला व्यक्ति समाकलन। फिर उसके बाद है आपका वास्तविक खाता, हाँ, जो व्यापार में आए वो विकलन आता है, विकलन, और जो जाता है व्यापार से वो समाकलन। जो व्यापार से जाता है वो समाकलन। नाम मात्र खाते का नियम बताया गया था, व्यय या हानि को विकलन, आय और लाभ समाकलन, ये नियम था। इंग्लिश में बोलोगे तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है वो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, क्योंकि व्यय का मतलब लॉस, एक्सपेंस, है ना। तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट, जो भी लाभ है ना, वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। इसके बेस में हम लोग कल पिछले बार कुछ जनरल एंट्री पढ़े थे, है ना, पंजी प्रविष्टि। उसमें आपको बताया गया था कि खातों को पहले पहचानना है और खातों के नियम लगाने हैं, है ना। उसको अब फिर शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे पूरा पंजी प्रविष्टि, है ना, जो जो उसके कंडीशंस हैं, और इन जो 3 नियम आपको बताया गया है उन 3 नियम को कैसे इस्तेमाल करना है ना। जैसे 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया गया, ऐसी इंग्लिश में लिखे रहेगा आपका बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए, तो इसमें आपको 2 खाते पहचानने हैं। 2 खाते क्या क्या है? एक बनेगा आपका रोकड़ खाता, रोकड़ खाता मतलब कैश अकाउंट। एक बनता है आपका पूंजी खाता, पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट। अब आपको ये देखना है कि जो आपका रोकड़ खाता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब ये वास्तविक खाते में आता है, आता है। और पूंजी एक व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है ये, जो किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है ना, इसलिए प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है ये। तो ये व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट हुआ। इसका रीजन ये होता है कि कोई भी व्यापारी अपने कॉपी में अपना नाम नहीं लिखता, है ना। तो अपने नाम नहीं लिख पाएगा तो वो व्यापार तो खुद चालू किया ना, तो उसने व्यापार में पैसा लगाया ना, तो वो कैसे बताएगा कि मैं व्यापार में पैसा लगाया। तो पूंजी शब्द ये प्रयोग करता है व्यापारी अपने नाम के लिए कि हाँ, तो पूंजी शब्द प्रतिनिधित्व करता है व्यापारी का, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि व्यापार में पैसा लगाया गया है और व्यापारी के द्वारा लगाया गया है। अगर मैं बैंक से उधारी लेकर के पैसा लगाऊंगा तो बैंक लोन लिखूंगा, पूंजी नहीं लिखूंगा उसको मैं। रमेश से उधारी लेके पैसा व्यापार में लगाऊंगा तो रमेश का लोन अकाउंट लिखना पड़ेगा, वहां पर पूंजी नहीं आएगा। पूंजी कब आएगा? जब व्यापारी अपना पैसा खुद लगाता है। इसका मतलब पूंजी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? व्यापारी का। इसलिए कौन सा खाता हो जाएगा? ये व्यक्तिगत खाता। अब हम लोग जो व्यापार में पंजी बना रहे हैं, जो खाता बना रहे हैं, वो किसका बना रहे हैं? व्यापार का। तो हमके किसके तरफ से हमको सोचना पड़ेगा? व्यापार की तरफ से। तो अब व्यापार की तरफ से आप सोचोगे कि व्यापार के पास पैसा आ रहा है और इस पैसे को कौन दे रहा है? व्यापारी आ रहा है ना। तो इसलिए वास्तविक खाते का नियम क्या होता है? आने पर विकलन। तो व्यापार में पैसा आ रहा है, इसलिए आ रहा है, क्या हो जाएगा? विकलन होगा ना। और इस पैसे को देने वाला व्यक्ति कौन है? पूंजी। तो देने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? समाकलन।
इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, जब पंजी बनाओगे तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, पूंजी खाता से। इंग्लिश में लिखोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और 1 लाख रुपए डेबिट में, 1 लाख रुपए क्रेडिट में। इसका नरेशन, व्यापार रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, ऐसे लिखते हैं ना, व्यापार प्रारंभ किया। इसमें नरेशन इंग्लिश में लिखोगे तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, जो क्वेश्चन में दिया रहता है आप उसी को भी लिख सकते हो। एक हिंदी वर्जन, एक इंग्लिश वर्जन, जो समझ में आएगा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा, नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा, कैश परचेस। मान लीजिए हमने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, नगद खरीदोगे तो एक क्रय खाता खुलेगा। क्रय खाता जो होता है इसको पर्सनल परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। अब खरीदना आय होता है कि व्यय होता है? खरीदना आय की व्यय? खरीदना आय की व्यय, व्यय होगा, मतलब एक्सपेंसेस, व्यय मतलब एक्सपेंसेस होगा ना। अब खरीदेंगे, नगद खरीदेंगे तो रोकड़ खाता आएगा, तो रोकड़ खाता मतलब कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट अभी बताया हूं कि वो रियल अकाउंट होता है ना, वास्तविक खाता। खरीदते हैं तो पैसा आता है कि पैसा जाता है? जाता है। तो जाने पर क्या होता है? आने पर विकलन और जाने पर समाकलन, इसलिए क्या हो जाएगा ये? समाकलन। और नाम मात्र खाते का नियम क्या होता है? जितने व्यय और हानि है वो विकलन, और आय और लाभ, इसलिए ये व्यय क्या हो जाएगा? विकलन होगा। इसलिए जब इसका पंजी लिखोगे तो क्रय खाता विकलन, क्योंकि खरीद रहे हैं, क्रय खाता विकलन और रोकड़ खाता से। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। दोनों में आप 10,000 रुपए डेबिट और 10,000 रुपए क्रेडिट। नरेशन लिखोगे तो नगद माल खरीदा, बीइंग कैश परचेज, ठीक है। तो पहले आप कोई भी लाइन पढ़ोगे तो कोई भी लाइन में आपको 2 खाते आपको मिलेंगे, एक खाता डेबिट होगा और एक खाता आपका क्रेडिट होगा। 2 तो कम से कम है, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आगे जब पढ़ते जाएंगे तो मिश्रित होते जाएगा वो, है ना। लेकिन आपको एक विकलन और एक समाकलन होना ही है। तो पहले आपको खाते पहचानने हैं और खाते के नियम लगाने हैं। अगर ये सीख जाओगे कोई भी जनरल एंट्री बन सकता है, जो लाइन पढ़ोगे उसका जनरल एंट्री बनेगा, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा तीसरा, मान लीजिए आपने रमेश को माल बेचा, रमेश से माल खरीदा, रमेश से माल खरीदा, गुड्स परचेस फ्रॉम रमेश। मान लीजिए आपने 15,000 रुपए का सामान रमेश से खरीदा, तो जो रमेश से आप सामान खरीदोगे तो क्रय खाता आएगा एक, और एक रमेश का खाता आएगा। रमेश के साथ खाता शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ खाता का नाम नहीं आता है ना। इसलिए एक क्रय खाता और एक रमेश का खाता। क्रय खाता मतलब परचेस अकाउंट। अब तो ये समझ में आ गया होगा, परचेस एक्सपेंसेस है इसलिए वो डेबिट होगा, क्योंकि यही बताया है अभी। फिर उसके बाद हमने किससे सामान खरीदा? रमेश से। रमेश कौन सा खाते में आएगा? व्यक्तिगत खाता। और रमेश जो है वो पाने वाला व्यक्ति है कि देने वाला व्यक्ति है? देने वाला, क्योंकि रमेश से खरीद रहे हैं ना,
तो रमेश दे रहा है तो देने वाला व्यक्ति हुआ, और देने वाला व्यक्ति विकलन की समाकलन, समाकलन, इसलिए क्या हो जाएगा आपका रमेश समाकलन या क्रेडिट। तो इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, क्रय खाता विकलन रमेश से, ऐसे लिखेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितना रुपए है, 15,000, और दोनों का नरेशन लिखोगे तो रमेश से माल खरीदा या रमेश से उधार माल खरीदा लिखेंगे। यहां पर बीइंग परचेस फ्रॉम रमेश, ऐसे, ये नगद खरीदा और उधार खरीदा, दोनों हो गया। अब मान लीजिए कि रमेश ने हमको सामान वापस किया, तो रमेश से 500 रुपए का माल वापस आया, गुड्स रिटर्न बाय रमेश 500 रुपीज। रमेश से 500 रुपए का माल वापस आया, सॉरी वापस किया, रमेश को 500 रुपए का माल वापस किया, तो वापस करेंगे, हाँ, रमेश को 500 रुपए का माल वापस किया, तो हमने रमेश से खरीदा था, है ना, रमेश को हमने 500 रुपए का माल वापस किया, रमेश से हमने खरीदा था, खरीद के उसको वापस कर रहे हैं, तो खरीद के वापस करना क्या कहलाता है, क्रय वापसी कहलाता है। इसलिए खरीदेंगे तो एक इसमें आ जाएगा रमेश का खाता बनेगा, है ना, और एक आपका खरीद के वापस करना क्रय वापसी कहलाता है, इसलिए क्रय वापसी का खाता बनेगा। रमेश जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है ना, और क्रय वापसी खरीद के वापस कर रहे हैं, तो सामान आपका जा रहा है ना, इसको आप वास्तविक खाता, तो यहां पर रमेश पाने वाला व्यक्ति है, पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा, तो पाने वाला व्यक्ति क्या होता है, विकलन, इसलिए आपका रमेश विकलन, और सामान जा रहा है इसलिए क्रय वापसी खाता जो है वो समाकलन। रमेश डेबिट टू परचेस रिटर्न, आया, ये इसका पंजी बनेगा। वैसे ही अगर नगद विक्रय करते हैं, नगद विक्रय किया, कैश सेल, नगद विक्रय कैश सेल्स, तो कैश सेल जब करेंगे, मान लीजिए कि आपने 20,000 का सामान नगद बेचा, तो एक रोकड़ खाता आएगा और एक विक्रय खाता आएगा, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अब बेचते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, आ रहा है, आएगा तो विकलन की समाकलन, विकलन, इसलिए क्या लिखेंगे इसको, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा। नगद विक्रय किया, ऐसे कैश सेल्स, बीइंग कैश सेल्स। यहां तो कोई डाउट है, खरीदना बेचना हो गया, है ना। फिर उसके बाद आपका
वेतन के 2000 रुपये दिए, सैलरी पेड 2000 रुपीज। वेतन देंगे हम, तो वेतन देंगे तो एक वेतन खाता, व्यय, सैलरी अकाउंट लिखेंगे, व्यय सर विकलन, और दे रहे हैं इसलिए ये एक्सपेंसेस हुआ, व्यय, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विकलन। विकलन, और देंगे तो क्या देंगे, पैसा देंगे, हाँ, तो रोकड़ खाता, तो कैश अकाउंट, तो वेतन देते हैं तो पैसा जाता है, इसलिए आपका क्रेडिट गोज आउट, जा रहा है। तो इसका जब पंजी बनता है तो आपका वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो जितने भी व्यय रहेंगे उसको हमेशा विकलन करना है और रोकड़ खाता से होगा, क्योंकि जो भी व्यय करेंगे, बट्टा दिया, वेतन दिया, कमीशन दिया, ब्याज दिया, तो जो भी देंगे वो डेबिट, और पैसा जाएगा इसलिए क्रेडिट, है ना। तो आपका 2000 रुपये वेतन के दे दिए, तो जो भी व्यय रहेगा, तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट, है ना। वैसे अगर आपको कहीं से कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड, मान लीजिए आपको 3000 रुपये का कमीशन मिला, तो कमीशन मिला मतलब कमीशन आय हुआ, और आय हुआ तो समाकलन होगा, और उसमें आपके पास रोकड़ आएगा, तो एक रोकड़ खाता आएगा और एक कमीशन खाता आएगा, है ना। कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट। तो इसमें आपका जो है रोकड़ खाता विकलन, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, और आपका ये जो आपका कमीशन है वो आय है, तो आय होगा तो क्या हो जाएगा आपका समाकलन, इसलिए कमीशन खाता से। तो आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन प्राप्त हुआ, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, सर ये तो पेपर वेस्ट है, है। हाँ। तो जो भी जर्नल एंट्री करोगे उसका नरेशन लिखना जरूरी है ना। कुछ पूछना है, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, हैं? 5-6 प्रश्न बना के दीजिए, बना के दिखाते हैं आपको। हाँ दिखाई देंगे, है ना। पहले अभी ये हो गया, उसके बाद आपका खरीदना बेचना आय व्यय, आपको पूरे तीनों नियम के तीनों खाते के उसे बता दिएगा। अब उसके बाद आपको बट्टा को बोलते हैं डिस्काउंट, या इसी को और बोलते हैं अपहार। तो बट्टा, डिस्काउंट, अपहार, छूट, ये सब एक ही होता है, हाँ, है ना। कटौती, ये इसके नाम है। इंग्लिश में एक ही नाम है डिस्काउंट, बाकी उसको हिंदी में कई नाम है उसके, है ना। अब उसके बाद डिस्काउंट में आपको 2 टाइप का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं, एक नगद छूट, नगद बट्टा होता है जिसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, है ना। और एक व्यापारिक छूट। एक व्यापारिक छूट होता है, व्यापारिक छूट मतलब ट्रेड डिस्काउंट। अब दोनों छूट है, दोनों में क्या अंतर, नगद सर शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु दिया जाता है, हाँ, और व्यापारिक छूट किसी माल को क्रय करने पर व्यापारिक लोन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, ताकि सर उसका विक्रय बढ़े, व्यापारिक छूट देगा तो सर, तो छूट, और नगद छूट में नहीं बिगड़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नगद छूट में शीघ्र भुगतान प्राप्ति होने के नहीं, व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उससे भी व्यापारिक स्तर है। तो क्या अंतर होगा दोनों में, सर, दोनों में एक ही मतलब नगद बट्टा शीघ्र भुगतान करने के लिए, और नहीं देगा नगद बट्टा तो शीघ्र भुगतान नहीं होगा। अब वो तो व्यापारिक भुगतान है सर। हाँ, इसमें क्या है कि 2 प्रकार के छूट होता है, एक नगद छूट और एक व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट जो होता है वो व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप अपने तरफ से खुद देता है ना। मतलब जैसे हम लोग कोई
दुकान गए, 100 रुपए का कोई बुक खरीदे, भैया कितना दे दूं? अरे 90 दे दो, है? तो वो क्या बोलेगा? 90 दे दो। अब 90 रुपए को आज ही दो या 2 दिन बाद दो, 90 रुपए लेगा ना। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया है व्यापारी छूट, वो उसके लिए नुकसान नहीं है। उसको पता है कि अगर मैं 10 रुपए छोड़ता हूं तो ये आदमी मेरे से हर बार 100 रुपए का सामान खरीदने आएगा, उसके व्यापार में वृद्धि होगा, उसका ख्याति बढ़ेगा, है ना। इसके कारण वो व्यापार नगद छूट दे रहा है, आपका व्यापारी छूट दे रहा है, जिससे उसका व्यापार बढ़ेगा। अब ये नहीं बोल रहा है कि आप इस 90 रुपए को अभी दे दो, अगर आप 1 महीने बाद भी उसको दोगे तो 90 रुपए ही लेगा वो, है ना। तो ये आपका व्यापारिक छूट नगद और उधार दोनों लेन देन पर होता है, दोनों पर होता है, चाहे आप नगद खरीदो चाहे आप उधार खरीदो, है ना। लेकिन नगद छूट जो होता है वो सिर्फ नगद व्यवहार पर होता है ना। मतलब आपको व्यापारिक छूट नगद खरीदो या उधार खरीदो दोनों स्थिति पर आपको उपलब्ध होगा, है ना। लेकिन आपको नगद छूट जो है सिर्फ नगद लेन देन पर ही होगा। अच्छा, ठीक है। तो अब यहां पर व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता क्योंकि ये व्यापारी के लिए नुकसान नहीं है ना। नगद व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता, लेकिन नगद छूट का लेखा किया जाता है। क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसमें 10 रुपए वो खुद अपनी तरफ से छोड़ दिया, तो वो आपका 10 रुपए जो छोड़ा वो व्यापारिक छूट हो गया। अब आपने तुरंत अपने जेब से निकाल के उसको 100 रुपए का नोट दे दिया, तो क्या करेगा? 85 रुपए काट लेगा, 5 रुपए आपको और वापस करेगा। तो आपने उसको तुरंत भुगतान किया, इसलिए आपको जो छूट मिल रहा है वो नगद छूट है। लेकिन कल अगर आप उसको जाके 90 रुपए दोगे तो वो पूरा 90 रुपए ले लेगा, है ना। मतलब वो तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए या जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए वो नगद छूट देता है। लेकिन अगर आप जो है उसको आज नहीं तो कुछ दिन बाद अगर भुगतान करोगे तो सिर्फ व्यापारिक छूट मिलेगा, उस समय नगद छूट आपको हो सकता है कि ना मिले, आवश्यक नहीं है। तो इसलिए आपको नगद छूट और व्यापारिक छूट में ये है अंतर दोनों में कि नगद और उधार दोनों स्थितियों में मिलता है और ये सिर्फ नगद लेन देन पर मिलता है ना। ये आपको जो है व्यापार के लिए हानि नहीं है, इसलिए व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता और इसमें नगद छूट का लेखा किया जाता है। किसमें हानि नहीं है? वो क्या है कि आपको जो छूट दे रहा है नगद छूट ना, मतलब अगर आप उसको कुछ दिन बाद भुगतान करते तो उसको पूरा पैसा मिलता, और तुरंत भुगतान कर रहे हो तो उसको कुछ छूट देना पड़ रहा है जो उसके लिए रोकड़ में हानि है। हाँ, इसीलिए वो जो है उसका लेखा करता है ना। तो 2 प्रकार का छूट, एक व्यापारिक छूट और एक आपका जो है वो नगद छूट। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल, जैसे आपको क्वेश्चन में राम ने 10,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा। या राम से 10,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा। तो ये सबसे पहले ये देखना है कि नगद है कि उधार है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ₹10,000। मतलब हम लोग राम से 10% व्यापारिक छूट पर सामान खरीद रहे हैं, तो ये एक व्यापारिक छूट है। व्यापारिक छूट रहेगा तो अभी आपको बताया कि खरीदने का पंजी क्रय खाता विकलन होता है, और किससे खरीद रहे हैं हम लोग सामान? राम देने वाला व्यक्ति है, इसलिए राम से हो जाएगा। तो आपका जो माल का बीजक मूल्य है
वो कितने रुपए का है बीजक मूल्य? 10,000 रुपए। उसमें माइनस करेंगे व्यापारिक छूट 10%, 1,000 रुपए। 10% निकालोगे तो 1,000 आएगा ना। तो सामान कितने रुपए का हुआ? शुद्ध मूल्य उसका 9,000। तो यहां पर 9,000 रुपए का जनरल एंट्री बनेगा, क्योंकि व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता है ना। और नरेशन लिखेंगे, राम से 10% व्यापारिक छूट पर माल खरीदा, छूट पर माल खरीदा, है ना। अगर इसी चीज को राम से 10,000 रुपए का माल 10% नगद छूट पर खरीदा, नगद छूट पर नगद खरीदा, है ना। गुड्स परचेज फ्रॉम राम एट 10% कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए। तो अब आपको जो है क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन और रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से। तो यहां बट्टा खाता समाकलन क्यों हुआ? क्योंकि सर नगद छूट है उसका निकाल किया जाता है। तो बट्टा खाता विकलन क्यों नहीं हुआ? समाकलन ही क्यों हुआ? क्योंकि व्यापारी बट्टा दे रहे हैं सर, तो उसके लिए जो जाता है वो समाकलन बट्टा में नहीं आता। तो यहां बट्टा जा रहा है, व्यापारी की तरफ से हम लोग खाता किसका बना रहे हैं? व्यापार का। तो अब हम लोग 10,000 का सामान खरीदे हैं, सूची मूल्य 10,000 है, सूची मूल्य जो है वो 10,000। इसमें से हमारा नगद बट्टा जो है वो 1,000। तो हम कितना रुपए भुगतान करेंगे? 9,000। तो हम लोग खरीदे तो सामान 10,000 का, भुगतान किए 9,000, बट्टा कितना मिला? 1,000। यहां बट्टा मिला, क्योंकि हम किसी को भुगतान करते हैं तो हमको बट्टा मिलता है, और बट्टा मिलता है तो वो नाम मात्र खाते में आता है, और नाम मात्र खाता में बट्टा मिलना आय होता है, और आय हमेशा समाकलन होता है। आपको पढ़ाया गया होगा कि कभी भी बट्टा खाता रोकड़ के साथ ही आएगा। वो याद करने का तरीका है कि बट्टा कभी विकलन या समाकलन तभी होगा जब रोकड़ विकलन या समाकलन होगा। अगर रोकड़ खाता विकलन होगा तो बट्टा खाता भी विकलन होगा, और रोकड़ खाता अगर समाकलन होगा तो बट्टा खाता भी समाकलन होगा। लेकिन रोकड़ के साथ क्यों बट्टा आएगा ये नहीं बताया गया। बट्टा आने का रीजन ये है कि जब आप किसी को पैसा देते हैं तो आपको बट्टा मिलता है। मुझे अगर आपको 100 रुपए देना है तो आप मुझे अगर 10 रुपए का छूट दे रहे हो तो मुझे बट्टा मिलेगा ना। तो मैं आपको 90 रुपए दूंगा ना, तो 90 रुपए दे रहा हूं तो मुझे 10 रुपए छूट मिल रहा है। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हमको बट्टा मिलता है, और बट्टा हमारे लिए जो है वो आय है, मिल रहा है। तो आय होगा तो आय का नियम क्या है? व्यय और हानि विकलन, और आय और लाभ समाकलन। इसलिए बट्टा खाता समाकलन हो जाता है। रोकड़ जा रहा है इसलिए वास्तविक खाता है, और वास्तविक खाते का नियम होता है कि आने पर विकलन और जाने पर समाकलन। इसलिए रोकड़ जा रहा है इसलिए रोकड़ खाता समाकलन हो जाता है। आ गया? इसलिए आपका बट्टा खाता यहां पर समाकलन होगा। अगर मान लीजिए अब एक ही लाइन में यह आ गया कि रमेश को 10,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट व 5% नगद छूट पर विक्रय किया। हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? रमेश को सामान बेच रहे हैं 10,000 रुपए का, जिसमें आपका 10% व्यापारिक छूट है और 5% जो है वो नगद छूट है। दोनों छूट एक ही प्रश्न में आ गया। तो अब यहां पर आपको जब इसका गणना करोगे तो सूची मूल्य जो है
आपका 10,000 रुपये माइनस व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट आपका 10% है, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये, टोटल हो जाएगा 9,000 रुपये। फिर इसमें आपको माइनस करना है नगद छूट। नगद छूट में आपका जो है 9,000 का 5%, तो 450 रुपये। तो शुद्ध मूल्य आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा? 8,550 रुपये। इतना भुगतान करना है। जब इसका पंजी करेंगे हम लोग तो रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, विक्रय खाता से, तो हम लोग यहां सामान बेचे हैं 10,000 रुपए का। 1,000 आपका व्यापारिक छूट है और व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता है, इसलिए आपका सामान का शुद्ध मूल्य कितना हो गया? 9,000 रुपए। तो हम लोग विक्रय खाते में लिखेंगे शुद्ध मूल्य 9,000 रुपए का। फिर उसके बाद हमको छूट कितना रुपए? 450 रुपए। ये नगद छूट है। अब हम किसी व्यक्ति को सामान बेच रहे हैं तो हमको भुगतान